दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आम चुनावों की घोषणा के बाद से शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब किसी कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने या नाराज होकर घर बैठने अथवा अपने पद से त्यागपत्र देने की खबर न आई हो। इसी सिलसिले के बीच गत दिवस यह खबर आई कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने नामांकन वापसी के अंतिम दिन उम्मीदवारी वापस ले ली और भाजपा नेताओं के साथ हो लिए। इंदौर में तो मतदान होगा क्योंकि कुछ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सूरत में इसकी नौबत ही नहीं आई क्योंकि वहां कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी होने के चलते उनका नामांकन रद्द हो गया और इसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ कर दिया। जब नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ था तब कांग्रेस नेताओं ने देश में अघोषित तानाशाही आ जाने का शोर मचाते हुए भाजपा पर तरह तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें कुंभानी को पार्टी से निकालना पड़ा क्योंकि वह नामांकन रद्द होने के बाद ही लापता हो गए थे। उनके प्रस्तावक भी कांग्रेस के संपर्क से बाहर हो गए थे। कांग्रेस के स्थानीय नेता नीलेश कुंभानी को गद्दार बता रहे, लेकिन वह अब भी खुद को कांग्रेसी कह रहे हैं। इसके विपरीत इंदौर से प्रत्याशी बनाए गए अक्षय कांति भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं जब किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेकर विरोधी उम्मीदवार की राह आसान की हो। 2014 के लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस प्रत्याशी मतदान से चंद दिन पहले भाजपा में चले गए थे। इसके पहले 2012 में लोकसभा उपचुनाव में कन्नौज से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव विरोधी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और नामांकन न दाखिल कर पाने के कारण बिना लड़े चुनाव जीत गई थी। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे विधानसभा चुनाव में तो भाजपा के 10 प्रत्याशी बिना लड़े चुनाव जीत गए। अतीत में अन्य अनेक नेता चुनौती के अभाव में बिना मतदान हुए लोकसभा या विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन सूरत और इंदौर के मामले कांग्रेस की दयनीय दशा को उजागर कर रहे हैं क्योंकि उसके उम्मीदवार मुकाबले से बाहर आ गए। दोनों स्थानों पर कांग्रेस नेता ही यह कह रहे हैं कि उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया। वैसे तो प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के प्रति कुछ न कुछ
असहमति और असंतोष रहता ही है, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि कोई नेता प्रत्याशी बनने के बाद चुनाव लड़ने से पीछे हट जाए। अच्छा हो कि कांग्रेस नेतृत्व उन कारणों की तह तक जाएं जिनके चलते ऐसा हो रहा है और उसकी किरकिरी हो रही है। हाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से 25,000 शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने ऐसे बयान दिए कि फैसला पक्षपाती है और कोर्ट बिक गया। उनके इन बयानों को अदालत की अवमानना करार देकर वकीलों ने हाई कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पता नहीं कोर्ट वकीलों की इस शिकायत का संज्ञान लेता है या नहीं, लेकिन यह पहली बार नहीं जब किसी ने अदालत के किसी फैसले से असहमत होकर ऐसा कुछ कहा हो कि उसने किसी के इशारे पर या दबाव में फैसला दिया। ऐसे आरोप अनुच्छेद 370 अयोध्या मामले में भी लगाए जा चुके हैं। शायद न्यायपालिका को निशाना बनाए जाने के इसी सिलसिले को देखते हुए बीते दिनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक रूप से अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमज़ोर करने के कुछ गुटों के बढ़ते प्रयासों पर मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा। कुछ समय पहले भी 600 अधिवक्ताओं ने भी इसी विषय पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। प्रश्न यह है कि क्या सही मायने में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है। भारतीय चुनावों में जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप प्रत्यारोप आम हैं, परंतु क्या इनकी भूमिका निर्णायक होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यकारी निर्देशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला का कहना है कि जीवन में सुधार को लेकर लोगों की राय और नेतृत्व पर भरोसे की भूमिका सबसे बड़ी होती है। अपनी पुस्तक हाउ वी वोट में उन्होंने पिछले 7 दशकों के आंकड़ों की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि युद्ध और आतंक जैसी विपदाओं को छोड़ दे तो मतदाताओं के फैसले का 70% उसकी इसी धारणा पर निर्भर करता है कि कौन सा नेतृत्व उसके जीवन में सुधार ला सकता है। यह सुधार नागरिक सुविधाओं के बिना संभव नहीं है और ऐसी सुविधाएं आर्थिक विकास के बिना संभव नहीं। डॉक्टर भल्ला के आंकड़े दिखाते हैं कि कोविड महामारी की मार के बावजूद पिछले 5 वर्षों में आर्थिक विकास में तेजी के साथ साथ आर्थिक विषमता का ह्रास भी हुआ है। अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के निष्कर्ष मुख्यतः आंकड़ों पर आधारित होते हैं। आंकड़ों के बिना उपयोगी नीतियां नहीं बन सकती, पर आंकड़ों को लेकर 2 समस्याएं हैं। स्टॉप।